इस दुनिया के अंत में जब मैं सबसे ताकतवर इंसान बन गया जिसे कोई हरा नहीं सकता, तो मुझे लगा कि अब सब ठीक है। मैंने सोचा क्यों ना अब घर बसाने के लिए लड़की ढूंढी जाए। मैंने कुछ मुलाकातें तय की, पर तभी एक गड़बड़ हो गई। वे सभी लड़कियां मेरे घर के बाहर आ पहुंची। समस्या ये नहीं कि वे सुंदर हैं, समस्या ये है कि वे सब की सब चलती फिरती तबाही हैं जो पल भर में दुनिया खत्म करने की ताकत रखती हैं। अब मैं एक तरफ अपनी जान बचाऊं या इनसे शादी करूं? दोस्तों, तो चलिए इस जबरदस्त नई कहानी को शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि साल 2030 में दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। आसमान में एक जोरदार धमाका होता है और पूरी दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हो जाता है। एक विशाल सुनहरी रोशनी आसमान से धरती पर गिरती है, जिसके बाद हर इंसान के पास अमर होने और शक्तियां हासिल करने का मौका आ जाता है। लेकिन इसके बाद भी आम आदमी की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आता। हम एक ऑफिस का नजारा देखते हैं जहां बॉस अपने कर्मचारियों पर बुरी तरह चिल्ला रहा है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें घर खरीदने के लिए ज्यादा देर तक काम करना होगा, शादी करने के लिए पैसा चाहिए, बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने के लिए और भी ज्यादा पैसा चाहिए। अगर देर से आओगे तो पैसे कटेंगे और जल्दी जाओगे तो और भी ज्यादा पैसे कटेंगे। वो साफ कह देता है कि जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम्हें बस काम करते रहना है, बिल्कुल एक मशीन की तरह। तभी हमारी कहानी के नायक का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में फट पड़ता है और अपने बॉस को करारा जवाब देते हुए चिल्लाता है, तेरी ऐसी की तैसी, मैं एक इंसान हूं, कोई बोझा ढोने वाला जानवर नहीं। मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। जैसे ही वो ये फैसला लेता है, अचानक उसके साथ कुछ अद्भुत होता है। उसके शरीर के चारों तरफ हरी रंग की रहस्यमयी आग जलने लगती है और उसके आसपास खोपड़ियां मंडराने लगती हैं। उसे प्रेत साधक यानी आत्माओं की शक्ति मिल जाती है और उसका शरीर हवा में उठने लगता है। ये उसकी साधारण जिंदगी का अंत और एक नई ताकतवर शुरुआत थी। इसके बाद दुनिया का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। जिन लोगों को ताकत मिली, उन्होंने संसाधनों पर कब्जा करने के लिए कमजोरों को मारना शुरू कर दिया और चारों तरफ कत्लेआम मच गया। हम देखते हैं कि हमारा नायक और उसकी साथी अब हवा में उड़ रहे हैं और उनके पास भयानक शक्तियां हैं। नायक अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सोचता है कि एक वक्त था जब वो बस एक आम छात्र था जो सिर्फ पढ़ाई, परीक्षाओं और कोचिंग के चक्कर में फंसा रहता था। अब कहानी हमें उसके अतीत यानी पास्ट में ले जाती है, जो ये दिखाता है कि उसने अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष किया है, कि उस समय शिक्षा का दबाव कितना भयानक था। स्कूल और कोचिंग का माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। हर छात्र अपने सिर पर लाल पट्टी बांधकर दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता था ताकि वो अपना और अपने परिवार का भविष्य बदल सके। उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो बस मशीन बनकर रह गए थे। फिर हम एक बहुत ही चौंकाने वाला नजारा देखते हैं। पढ़ाई का जुनून इस हद तक बढ़ चुका था कि छात्रों को जिंदा रखने और उनका दिमाग तेज करने के लिए क्लास में ही ड्रिप और इंजेक्शन दिए जा रहे थे। एक नर्स आती है और छात्रों को एनर्जी नीडल यानी ताकत का इंजेक्शन लगाती है ताकि उन्हें नींद ना आए और उनका दिमाग 24 घंटे चलता रहे। वहां लिखा है कि अगर आप एक इंजेक्शन कम लेते हैं तो आप हजारों बच्चों से पीछे रह जाएंगे। हमारा हीरो भी अपनी एक दोस्त के साथ इसी भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में फंसा हुआ था और टैक्सी लेकर अगली क्लास के लिए भाग रहा था। इसके बाद क्लास का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। एक टीचर हाथ में लाउडस्पीकर लेकर चिल्ला रहा है और पूरी क्लास को डांट रहा है। वो जोर से पूछता है, ऐ लड़के, क्या तुम ध्यान से सुन रहे हो? हर किसी के चेहरे पर डर और तनाव साफ दिखाई दे रहा है। तभी इस भारी दबाव के बीच अचानक कुछ अद्भुत होता है। क्लास में बैठे बैठे हमारे हीरो के अंदर एक अजीब सी शक्ति जागती है। वो हैरान होकर देखता है कि उसकी डेस्क पर रखा हुआ पेन अपने आप हवा में उड़ने लगा है। उसने उसे हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन वो पेन हवा में तैर रहा था। यह उसकी मानसिक शक्ति यानी टेलीकिनेसिस के जागने का पहला संकेत था, जिसने उसे बाकी छात्रों से एकदम अलग बना दिया। इसके बाद दुनिया का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जिनके पास ताकत आई, उन्होंने अधिकार और साधना के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए पूरी दुनिया में कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। चारों तरफ सिर्फ तबाही और जंग का मंजर था, जहां हर कोई एक दूसरे को मार रहा था। फिर हम देखते हैं कि ये लड़ाई कितनी भयानक हो चुकी है। आसमान में बिजलियां कड़क रही हैं और अलग अलग गुटों के लोग एक दूसरे से अपनी शक्तियों के साथ भिड़ रहे हैं। तभी इस शोर शराबे और मारकाट के बीच एक जोरदार आवाज गूंजती है, क्या तुम लोगों का लड़ना अभी तक खत्म नहीं हुआ? तभी हमारा हीरो ये चेन वहां नजर आता है। वो बड़े ही बेफिक्र अंदाज में अपने कान खुजा रहा है, जैसे उसे इस युद्ध से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो चेतावनी देते हुए कहता है, बाप अब 3 तक गिनेगा। उसकी दहशत इतनी ज्यादा है कि जैसे ही उसने ये कहा, जंग के मैदान में मौजूद सभी लड़ाके जो अभी एक दूसरे को मार रहे थे, डर के मारे घुटनों पर आ जाते हैं। उन्हें मजबूरन जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है। ये चेन एक बहुत ही हैंडसम और महान आदमी है।
ये नज़ारा दिखाता है कि वो अब कितना ताकतवर बन चुका है। अंत में हम देखते हैं कि समय तेजी से आगे बढ़ता है। 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। हमारा हीरो अब उस नए युग की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा है। उसने उस भयानक युद्ध को एक पल में खत्म कर दिया था और टूटी फूटी इमारतों के बीच दुनिया में फिर से शांति लौट आई थी। वो अब इस नई दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका है। दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं कि जंग खत्म होने के बाद उस नई दुनिया में क्या चल रहा है। अब हम उस नए युग की एक विशाल और गगनचुंबी इमारत को देखते हैं। इस इमारत के अंदर काम करने का तरीका आम इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं है। यहां एक मेज पर रखा पेन अपने आप खड़ा होकर कागज पर लिख रहा है। ये वही जादुई शक्ति है जिससे पहले लड़ाइयां होती थीं, लेकिन अब इसका इस्तेमाल दफ्तर के काम में हो रहा है। हम एक महिला कर्मचारी को देखते हैं जो अपनी मानसिक शक्ति से दर्जनों पेन एक साथ हवा में नचा रही है और बहुत तेजी से कागजी कामकाज निपटा रही है। इसके बाद ऑफिस के अंदर का माहौल काफी भागदौड़ वाला है। एक कर्मचारी तेजी से भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे नीली रोशनी में चमकती हुई फाइलों की एक लंबी कतार हवा में तैर रही है। वो जोर से चिल्लाकर जानकारी देता है, इंजीनियरिंग और निर्माण के बजट को मंजूरी मिल गई है और हार मानने वालों की बैठक की सूची को रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। यानी सारा काम जादू और तकनीक के मिश्रण से हो रहा है। फिर हम उस महिला कर्मचारी को देखते हैं जो काम के बोझ से दबी हुई है। उसके पास लगातार सूचनाएं आ रही हैं। उसे बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग विभाग ने देश के पुनर्निर्माण की योजना भेज दी है और फरार खतरनाक अपराधियों की सूची आ गई है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने लोगों के लिए नए शिष्टाचार और नैतिकता के नियम भी भेजे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के अलग अलग कोनों से, चाहे वो दक्षिण पश्चिम की सीमा हो, पूर्व के ओझा हों या अन्य बड़े बड़े संप्रदाय, इन सभी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और अपने आत्मसमर्पण के पत्र भेज दिए हैं। इसके बाद हम एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल का नजारा देखते हैं जहां सूट बूट पहने कई लोग गंभीरता से बैठे हैं। शायद दुनिया के भविष्य पर चर्चा हो रही है। फिर कैमरा मुख्य ऑफिस में घूमता है जहां खिड़की के बाहर लोग हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहां एक खूबसूरत सेक्रेटरी हाथ में फाइल लिए खड़ी है और हमारे हीरो को समझा रही है। वो कहती है, इस दिव्य धरती पर अभी अभी शांति लौटी है, लेकिन अभी भी हजारों काम निपटाने बाकी हैं। हमें पूरी व्यवस्था को फिर से बनाना होगा। वो जोर देकर कहती है, ये चेन, तुम्हें ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी ही होगी। लेकिन दुनिया का ये सबसे ताकतवर इंसान किस हाल में बैठा है, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अगले ही पल हम देखते हैं कि ये चेन बड़े ही आलस भरे अंदाज में अपनी उंगली से कान खुजा रहा है। इतने आलीशान ऑफिस में जहां दुनिया के फैसले लिए जा रहे हैं, वो बस एक ढीली ढाली टी शर्ट, हाफ पैंट और पैरों में हवाई चप्पल पहने हुए बैठा है। सेक्रेटरी की इतनी भारी भरकम बातें सुनकर वो झुंझला जाता है और चिल्लाकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? अब हमारा हीरो अपनी कुर्सी पर पसरकर बैठ जाता है और पुराने दिनों का रोना रोते हुए कहता है, अपने स्कूल के दिनों में मैंने तुम्हारे साथ इंजेक्शन लिए और कोचिंग के चक्कर लगाए, बिल्कुल एक पढ़ाकू कुत्ते की तरह मेहनत की। फिर इस तबाह दुनिया में जिंदा रहने के लिए मैं 10 साल से ज्यादा समय तक एक पागल कुत्ते की तरह लड़ा। फिर वो अपनी सेक्रेटरी को चिढ़ाते हुए कहता है, अब जब दुनिया में शांति आ गई है, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी बाकी जिंदगी दुनिया के लोगों के लिए एक रखवाला कुत्ता बनकर बिता दूं? वो अपनी आंख नीचे खींचकर और जीभ बाहर निकालकर उसे चिढ़ाता है और कहता है, बाप को अब एक आजाद और बेफिक्र अकेला भेड़िया बनना है, यानी वो अब कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। तभी उसकी सेक्रेटरी का पारा चढ़ जाता है। वो हाथ में पकड़ी हुई फाइल जोर से उसके सिर पर दे मारती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, कैसा अकेला भेड़िया, बकवास बंद करो। इसके बाद का नजारा देखने लायक है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, जो आसमान के नीचे अजेय, यानी जिसे कोई हरा नहीं सकता, वो अपना सिर पकड़कर दर्द से कराह रहा है। वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है, अरे क्या मुझे अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखना चाहिए? बाप इस समय पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। तभी उस सेक्रेटरी की नजर उसके पैरों पर पड़ती है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसे डांटते हुए कहती है, तुम अब इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े मालिक हो। जिस मीटिंग में दुनिया का भविष्य तय होने वाला है, क्या तुम वहां ऐसे लिबास में जाओगे? वो उसके पैरों में पहनी हवाई चप्पल देखकर हैरान रह जाती है और उसे याद दिलाती है, हमारे कितने साथी शहीद हो गए ताकि आज ये दिन आ सके, और अब जब उनके सपने पूरे करने का वक्त आया है तो तुम भागना चाहते हो? इसके बाद तो वहां हंगामा ही मच जाता है। वो सेक्रेटरी बिना डरे उस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को, जिसे कोई नहीं हरा सकता, एक फाइल से दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, तो क्या हुआ अगर तुम अजेय हो? तो क्या हुआ अगर तुम सबके बाप हो? अजेय होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सभ्यता और तमीज भूल जाओगे। हमारा हीरो अपना सिर पकड़कर दर्द से कराह रहा है और वो सेक्रेटरी उसे उंगली दिखाते हुए चेतावनी देती है, जरा खुद की हालत तो देखो।
अचानक हमारा हीरो एक शातिर मुस्कान के साथ अपनी सेक्रेटरी के करीब आता है और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उसे पीछे से पकड़ लेता है। बेचारी सेक्रेटरी, जो अभी गुस्से में थी, एकदम से शर्मा जाती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो हकलाते हुए पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन हमारा हीरो तो ठहरा कामचोर। वो बड़े प्यार से सारी जिम्मेदारी उसके सिर पर डाल देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें और यहां मौजूद बाकी सभी लोगों को दुनिया संभालने की तकलीफ दे रहा हूं। जाओ और मीटिंग निपटाओ। साथ ही वो एक धमकी भी छोड़ता है, अगर कोई भी मेरी बात मानने से मना करे या आनाकानी करे तो सीधा मुझे बताना। इसके बाद वो अपनी मुट्ठी भींचता है और पूरे जोश में कसम खाता है, मैं जाकर उसका ऐसा हाल करूंगा, उसे इतना मारूंगा कि वो रोते रोते तुम्हें मां बुलाने लगेगा। यानी वो कहना चाहता है कि दुनिया का कोई भी नेता अगर नखरे करेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। और फिर इतना बड़ा डायलॉग मारने के बाद वो शू करके वहां से रफू चक्कर हो जाता है। हम देखते हैं कि वो बवंडर की तरह भाग रहा है और उसकी सेक्रेटरी हाथ में फाइल लेकर अरे तुम चिल्लाते हुए उसके पीछे भाग रही है। अब हम देखते हैं कि ये चेन की मनमानी देखकर सेक्रेटरी का गुस्सा काबू से बाहर हो रहा है। वो गुस्से में फाइल को इतनी जोर से भींचती है कि फाइल मुड़ जाती है। फिर वो खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद करती है और एक गहरी सांस लेती है। उसे समझ आ जाता है कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो अपना तरीका बदलती है और बड़े ही ठंडे दिमाग से उसकी तरफ मुड़ती है। इसके बाद वो एकदम गंभीर होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछती है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम ये नहीं करोगे? उसका ये सवाल एक आखिरी चेतावनी जैसा लगता है। लेकिन हमारा हीरो तो अपनी ही दुनिया में मस्त है। वो बड़े ही बेफिक्र अंदाज में अपनी नाक में उंगली डालकर जवाब देता है, बिल्कुल सही। कॉलेज की प्रवेश परीक्षाएं 10 साल पहले ही खत्म हो चुकी हैं। अब मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो मुझे मजबूरी में करना पड़े। यानी उसने साफ कर दिया कि वो अब किसी के दबाव में नहीं आएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। दोस्तों, अब देखिए उस सेक्रेटरी का मास्टर स्ट्रोक। जब डराने और धमकाने से काम नहीं बना तो अब उसने भावनात्मक खेल खेलना शुरू कर दिया। देखो, हर कोई काम में बहुत व्यस्त है। अगर तुम अकेले ऐसे ही निठल्ले बैठे रहोगे तो किसी के पास तुमसे बात करने या ताश खेलने का भी वक्त नहीं होगा। क्या तुम बोर नहीं हो जाओगे? क्या तुम्हें अकेलापन नहीं लगेगा? ये सुनकर हमारे हीरो को भी लगता है कि बात में दम है। वो अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचता है, यह बात तो सही लग रही है। फिर वो उम्मीद भरी नजरों से पूछता है, मुझे ये काम वाम पसंद नहीं है, लेकिन क्या कोई ऐसा बेहद महत्वपूर्ण काम है जो पक्का आरामदायक और मजेदार हो? अगर ऐसा है तो मैं कर लूंगा। तभी सेक्रेटरी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। अगले ही पल वो बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, बच्चे, अब तुम उम्र में बड़े हो रहे हो। और फिर वो अपने तरकश का आखिरी तीर छोड़ती है, अब वक्त आ गया है कि तुम ब्लाइंड डेट पर जाओ और शादी कर लो। यह वाकई में एक बहुत ही आरामदायक और खुशहाल काम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही ये चेन ये सुनता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उस गगनचुंबी इमारत से एक जोरदार चीख सुनाई देती है जिससे पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। हैं? क्या कहा तुमने? वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जंग लड़ सकता है, लेकिन शादी के नाम से ही उसकी हवा टाइट हो गई। और तभी सीन कट होता है और हम शहर के एक व्यस्त इलाके में स्थित एक शानदार हॉटपॉट रेस्टोरेंट को देखते हैं, जहां शायद उसे जबरदस्ती भेजा गया है। अंदर का नजारा तो और भी अद्भुत है। यहां खाना परोसने के लिए वेटर्स को चलने की जरूरत नहीं पड़ रही। एक वेटर जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके हवा में दर्जनों प्लेटें तैरा रही हैं और चिल्लाती है, मेज 56 खाना तैयार है और मेज 38 आपकी डिशेज आ गईं। वहां मौजूद बच्चे ये जादुई नजारा देखकर खुशी से तालियां बजा रहे हैं, जबकि हमारा हीरो एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ अपनी ब्लाइंड डेट का इंतजार कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि किचन में क्या कमाल हो रहा है। एक सफेद बालों वाली शेफ ध्यान मुद्रा में खड़ी है और उसके पीछे कई तलवारें हवा में तैर रही हैं। अचानक वो अपनी आंखें खोलती है और उन उड़ती हुई तलवारों का इस्तेमाल करके हवा में ही मांस के टुकड़ों को बिजली की रफ्तार से काट देती है। मांस के टुकड़े सीधे कटकर प्लेट में सज जाते हैं। ये देखना कितना शानदार है कि जो तलवारें कभी युद्ध में खून बहाती थीं, आज वो लोगों का पेट भरने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। अंत में हमारा हीरो अपने आसपास एक परिवार को खुशी से खाना खाते हुए देखता है। वो मन ही मन भावुक होकर सोचता है, माँ, पिताजी, देखिए, युद्ध खत्म हो गया है। वो मंत्र जो कभी लोगों की जान लेने के लिए इस्तेमाल होते थे, आज उनके नए और अच्छे उपयोग हो रहे हैं। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। वो अपनी मेज पर खाली बैठा बोर हो रहा है और गुस्से में अपनी उंगली मेज पर बजा रहा है। वो चिढ़ते हुए सोचता है, धत्त तेरे की, मैंने स्कूल में सुना था कि जो लोग ब्लाइंड डेट पर देर से आते हैं और नखरे दिखाते हैं वो पक्का लालची और पैसे के भूखे होते हैं। यानी उसकी होने वाली पत्नी अभी तक आई नहीं है और वो अभी से उसे जज करने लगा है। अब हम देखते हैं कि आखिर उसे वहां भेजा कैसे गया।
उसने इस मुसीबत से बचने की कितनी कोशिश की थी, ये नज़ारा वाकई मज़ेदार है। हमारा हीरो अपनी कुर्सी पर डर के मारे पीछे हट जाता है और हकलाते हुए चिल्लाता है, ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसी ब्लाइंड डेट। वो बच्चों की तरह जिद करने लगता है और कहता है, मैं तो बस अभी कुछ दिन पहले ही खुश रहना शुरू हुआ हूं और अब तुम मुझे फिर से किसी के काबू में देना चाहती हो। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे मेरी आज़ादी चाहिए, मुझे बस खुश रहना है। लेकिन उसकी सेक्रेटरी के पास उसे मनाने का अपना ही तरीका है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके चिल्लाने पर कोई जवाब नहीं देती, बस वहां खामोश खड़ी हो जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे बस घूर रही है, जैसे कह रही हो कि क्या तुम सच में मना करने की हिम्मत कर रहे हो। कि सेक्रेटरी की वो जानलेवा खामोशी ये चेन को परेशान कर देती है। वो अपना सिर पकड़ लेता है और झुंझलाते हुए कहता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो और हर वक्त ऐसा नाटक मत किया करो जैसे मेरे माता पिता ने मरते वक्त मुझे तुम्हारे हवाले किया था। वो बस मजाक में ये कह रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि यही सच है। तभी सेक्रेटरी का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है और वो एक भयानक अतीत की याद दिलाती है। वो बताती है, याद करो, जब आध्यात्मिक ऊर्जा वापस आई थी तब एक उम्मीदवार ने स्कूल में हंगामा मचा दिया था जिससे पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। वो भावुक होकर कहती है, तुम्हारे माता पिता ने हम दोनों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। उन्होंने मेरी जान बचाई थी, जो मुझे दूसरा जीवन देने के बराबर है। ये सुनकर ये चेन एकदम चुप हो जाता है। इसके बाद तो सेक्रेटरी अपनी भावनाओं और अपनी तारीफ का पूरा बांध तोड़ देती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया क्योंकि उन्हें लगा कि मैं सुंदर, भरोसेमंद, दयालु और जिम्मेदार हूं, इसलिए उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। जरा सोचिए, वो इस गंभीर माहौल में भी अपनी तारीफ करना नहीं भूल रही। अंत में हम देखते हैं कि वो कुर्सी पर बैठे ये चेन के ऊपर हावी हो जाती है। बेचारा ये चेन पसीने पसीने हो गया है और डरा हुआ लग रहा है। वो सेक्रेटरी उसे अपनी उंगली दिखाते हुए डांटती है, मैं उनके उस भारी भरोसे को कैसे तोड़ सकती हूं। ये मेरी जिम्मेदारी और मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी जिंदगी के बड़े फैसलों जैसे कि शादी का ख्याल रखूं। उस सेक्रेटरी की इमोशनल ब्लैकमेलिंग और लगातार बोलने से हमारे हीरो का दिमाग एकदम पक चुका है। अब हम देखते हैं कि ये चेन अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेता है और चिल्लाकर कहता है, रुको, बस भी करो, यह बकबक बंद करो। वो परेशान होकर कहता है, मैं हार मानता हूं, लेकिन कम से कम मुझे इसका कारण तो बताओ, आखिर मुझे शादी क्यों करनी पड़ेगी। तभी जवाब देने के लिए सेक्रेटरी मेज पर धड़ाम से लाल रंग के लिफाफों का एक भारी भरकम ढेर पटकती है। ये चेन उस आवाज से ही सहम जाता है। इसके बाद सेक्रेटरी उसे असली वजह समझाती है, जो काफी गहरी और राजनीतिक है। वो कहती है, जमाना बदल गया है। पुराने समय में राजाओं के पास हजारों रानियां होती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो आगे बताती है कि जिन दुश्मन गुटों ने सरेंडर किया है, वो पहले जहर, धोखे और श्राप का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब चूंकि तुम अजेय हो चुके हो, वो सब डरे हुए हैं कि कहीं बाद में तुम उनसे पुराना हिसाब किताब बराबर न करो और उन्हें मार न डालो। अंत में हम देखते हैं कि ये चेन के हाथ में एक लाल लिफाफा है जिस पर विंग चुन फिस्ट लिखा है, जो शायद किसी मार्शल आर्ट स्कूल का नाम है। सेक्रेटरी खुलासा करती है, जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम सिंगल हो, वो सब अपनी जान बचाने के लिए और तुमसे समझौता करने के लिए शादी के प्रस्ताव भेजने की होड़ में लग गए हैं। यानी ये दुश्मन अब अपनी बेटियों की शादी ये चेन से करवाकर खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं। बेचारा हीरो अब तो वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दूल्हा बन गया है। ये चेन हाथ में वो लाल लिफाफा लेकर अपनी सेक्रेटरी पर चिल्लाता है, अरे मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अच्छे नंबर लाने के लिए तुम्हारे इस बाप ने इतिहास की किताबों को रट रट कर चाट डाला था। फिर वो अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाता है। वो सपने देखते हुए कहता है, टीवी सीरियल्स और नाटकों में जब भी दो राज्यों के बीच शादी का समझौता होता है तो वहां ऐसी सुंदर सुंदर राजकुमारियां होती हैं। हम देखते हैं कि वो अपने ख्यालों में सजी धजी बेहद खूबसूरत प्राचीन रानियों को देख रहा है और सोच रहा है कि शायद उसकी होने वाली पत्नी भी ऐसी ही होगी। लेकिन अगले ही पल उसका वहम टूट जाता है और उसे सच्चाई का डर सताने लगता है। अंत में वो जोर से चिल्लाकर फैसला सुना देता है, असलियत में वो सब ऐसी दिखती हैं, मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बेचारे को लगता है कि जिन दुश्मनों ने सरेंडर किया है उनकी बेटियां सुंदर नहीं बल्कि डरावनी होंगी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए शादी से साफ इनकार कर देता है। ये चेन की बेतुकी बातें सुनकर सेक्रेटरी उसे असलियत का आईना दिखाती है। अब हम देखते हैं कि सेक्रेटरी उसके चेहरे के एकदम करीब आ जाती है, जिससे माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछती है, तुम अब एक चलते फिरते तबाही के हथियार बन चुके हो, क्या तुम जानते हो कि इसका मतलब क्या है। उसका कहने का मतलब था कि वो बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है, लेकिन हमारा हीरो तो अपनी ही दुनिया में रहता है। वो बड़े ही मासूमियत से अपनी ठुड्डी पर उंगली रखता है और पूछता है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं बहुत हैंडसम हूं। यानी उसे लगता है कि उसके कातिलाना लुक्स की बात हो रही है।
ये सुनकर सेक्रेटरी को यकीन नहीं होता कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान इतना बुद्धू कैसे हो सकता है। वो निराश होकर अपना सिर हिलाती है। फिर वो उसके दोनों गालों को जोर से पकड़कर खींचती है और उसे कड़वी सच्चाई बताती है। वो उसे डांटते हुए कहती है, अगर तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान नहीं होते, जिसे कोई हरा नहीं सकता, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस आलसी और बिखरे हुए हुलिये को देखकर कोई भी सुंदर लड़की तुम्हारी तरफ देखती भी? सेक्रेटरी की बात सुनकर उसका दिमाग एकदम से खुल जाता है। अब सेक्रेटरी एक बहुत ही गहरी और पते की बात बताती है। वो एक कातिलाना मुस्कान के साथ कहती है, वो लोग तुम्हारे गुस्से और बदले से इतना डरते हैं कि वो कोई भी गलती करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए वो चुन चुनकर सिर्फ सबसे खूबसूरत और बेहतरीन लड़कियां ही तुम्हारे पास भेजेंगे। ये सुनते ही ये चेन की आंखें हैरानी और खुशी से फटी की फटी रह जाती हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसे एहसास होता है कि वो तो बेकार में ही डर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस का माहौल एकदम बदल गया है। ये चेन, जो अभी तक शादी के नाम से भाग रहा था, अब बड़े आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर नाखून काट रहा है और सेक्रेटरी की तारीफ करते हुए कहता है, ओह, तो ये बात है, तुम वाकई में समस्याओं को बहुत गहराई और स्पष्टता से देखती हो। अंत में उसके चेहरे पर एक बहुत ही बेशर्म और लालची मुस्कान आ जाती है। उसका चेहरा खुशी से लाल हो जाता है और वो मजे लेते हुए कहता है, मुझे अचानक से अब ये सब ठीक लगने लगा है। ऐसा करो, सबसे पहले मुझे उस लड़की की फोटो भेजो ताकि मैं देख सकूं। पहले हम देखते हैं कि ये चेन निराश होकर अपनी कुर्सी पर बैठा है। जब उसने फोटो मांगी तो सेक्रेटरी ने साफ मना कर दिया। ये चेन चिढ़कर पूछता है, क्या तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं है? लेकिन सेक्रेटरी बड़े ही नखरे और अदा के साथ खड़ी हो जाती है। वो एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहती है, वैसे भी फैसला तो तुम्हें ही करना है। वो उसे समझाती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लड़कों के लिए थोड़ा रहस्य बना रहना ज्यादा अच्छा होता है? यानी वो चाहती है कि ये चेन बिना चेहरा देखे ही वहां जाए ताकि रोमांच बना रहे। इसके बाद सीन वापस उसी रेस्टोरेंट में आता है जहां ये चेन अकेला बैठा बोर हो रहा है। वो अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसे अब दाल में कुछ काला लग रहा है। वो मन ही मन सोचता है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि उस सेक्रेटरी ने अपनी चाल चलकर मुझे फंसा दिया है। उसके पीछे हमें उस सेक्रेटरी का एक डरावना और शैतानी साया दिखाई देता है जिसकी आंखें लाल चमक रही हैं, जो ये दिखाता है कि बेचारा ये चेन उसकी बातों में आकर फंस गया है। तभी अचानक किसी के आने की आहट होती है। हम देखते हैं कि एक लड़की के कोमल और नंगे पैर, जिनमें पायल बंधी हुई है, धीरे धीरे चलकर उसके पास आते हैं। एक बहुत ही प्यारी और घबराई हुई आवाज आती है, हेलो, मैं यहां ब्लाइंड डेट के लिए आई हूं। ये चेन चौंक कर नीचे देखता है। जैसे ही वो कोमल आवाज ये चेन के कानों में पड़ती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो शर्म से लाल हो जाता है और मन ही मन सोचता है, उफ, कितनी कोमल और प्यारी आवाज है। क्या ये वही दिल की धड़कन वाला एहसास है? वो इतना खुश हो जाता है कि हकलाते हुए अपनी कुर्सी से मुड़ता है और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहता है, क्या इत्तेफाक है, मैं भी यहां पर। यानी वो उसे इम्प्रेस करने के लिए लाइन मारने ही वाला था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है, उसकी सारी आशिकी हवा हो जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि ये चेन का चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया है और उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं लग रही थी, बल्कि उसने अपने चेहरे पर एक बेहद डरावना, 3 आंखों और बड़े दांतों वाला हरा राक्षस का मुखौटा पहन रखा था। वो वहां बड़े ही सभ्य तरीके से खड़ी थी, लेकिन उसका वो भयानक मुखौटा देखकर हमारे हीरो की जान हलक में आ गई है। रोमांस का तो पता नहीं, लेकिन हॉरर सीन जरूर बन गया है। पहले रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। वो डर के मारे हकलाते हुए बस एक ही नाम ले पाते हैं, लान, लान, और फिर जोर से चिल्लाते हैं, लान डुओ। ये नाम किसी बम धमाके से कम नहीं था। ये सुनते ही वहां भगदड़ मच जाती है। जो लोग अभी मजे से खाना खा रहे थे, वो अपनी जान बचाने के लिए भागो चिल्लाते हुए पागलों की तरह रेस्टोरेंट से बाहर दौड़ पड़ते हैं। इसके बाद आसमान में भी खौफ का माहौल छा जाता है। एक आदमी लाल ड्रैगन पर उड़ते हुए चिल्लाता है और उसकी पहचान उजागर करता है। ये काली मियाओं की संत 10,000 जहरगू राक्षसी लान डुओ यहां क्या कर रही है? ये तो इस देश के 10 महान दुष्टों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है। तभी एक और व्यक्ति जो हवा में उड़ रहा है सबको चेतावनी देता है, भागो, अगर इसने अपना जहर छोड़ दिया तो 10 मील के दायरे में न तो कोई हड्डी बचेगी और न ही घास का एक तिनका उगेगा। यानी ये लड़की इतनी जहरीली है कि उसका वहां होना ही मौत की गारंटी है। अंत में हम जमीन पर अफरा तफरी का माहौल देखते हैं। एक पिता अपने डरे हुए बच्चे को गोद में लेकर भाग रहा है। बच्चा रोते हुए कहता है, पापा, मुझे डर लग रहा है। और पिता हैरान होकर चिल्लाता है, युद्ध तो खत्म हो चुका था ना, फिर ये मुसीबत अचानक यहां कहां से आ गई? सोचिए दोस्तों,
जिस लड़की को देखकर पूरा शहर खाली हो गया, हमारा हीरो उसी के साथ डेट पर बैठा है। ये चेन अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है और डर और गुस्से के मारे उस लड़की पर उंगली उठाकर चिल्लाता है, क्या तुम लोगों ने, मियाओ सरहद वालों ने, बहुत पहले ही शांति समझौता नहीं कर लिया था? फिर तुम यहां क्या कर रही हो? यानी उसे समझ नहीं आ रहा कि एक सरेंडर कर चुका दुश्मन यहां डेट पर क्यों आया है। फिर कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां हमें पता चलता है कि ये चेन इतना क्यों घबराया हुआ है। वो याद करते हुए बताता है, जब हम पहली बार मिले थे तो तुम्हारे उस भयानक जहर ने मुझे लगभग परलोक पहुंचा ही दिया था। हम देखते हैं कि कैसे वो एक ऊंची इमारत पर खड़ी होकर अपना हरा जहरीला धुआं फैला रही थी। ये चेन बताता है कि उसकी जान कैसे बची। अगर उस वक्त मेडिसिन किंग का वो जीनियस डॉक्टर नहीं होता जिसने पूरे 1 महीने तक मेरे शरीर में सुइयां चुभो कर मेरा इलाज किया, तो मैं नर के दरवाजे से वापस नहीं आ पाता। हम उसे अस्पताल के बिस्तर पर सुइयों और तारों से जकड़ा हुआ देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वो कितना खतरनाक अनुभव था। इसके बाद एक और मजेदार लेकिन दर्दनाक किस्सा सामने आता है। ये चेन बताता है, बाद में जब मैंने अपनी शक्ति बढ़ाई और बदला लेने के लिए तुम्हारे पहाड़ों में घुस गया, तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जहर कला और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। हम एक हरे धुएं से भरे हुए युद्ध के मैदान को देखते हैं। वो आगे रोते हुए कहता है, हालांकि मैंने तुम्हें पीट कर अधमरा कर दिया था, लेकिन मेरी खुद की हालत पतली हो गई थी। वो बताता है कि उस लड़ाई के बाद उसे फिर से अपना पूरा खून बदलवाना पड़ा था और वो महीनों तक उल्टियां और दस्त से परेशान रहा था। सोचिए दोस्तों, जिस लड़की ने इसे इतना तड़पाया हो कि जीतने के बाद भी इसे महीनों तक हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े, वो अब इसके सामने एक ब्लाइंड डेट बनकर बैठी है। अब हम देखते हैं कि वो लड़की लान डुओडुओ बड़े ही शर्मिले अंदाज में अपने नंगे पैरों को जमीन पर रगड़ रही है। वो बहुत ही धीमी और दबी हुई आवाज में सफाई देती है, मैं तो बस ग्रैंड शमन यानी हमारे कबीले के मुखिया के आदेश पर यहां ब्लाइंड डेट के लिए आई हूं। जरा देखिए उसे। उसने चेहरे पर वो भयानक और डरावना राक्षस का मुखौटा पहना हुआ है, लेकिन उसका खड़ा होने का तरीका इतना संस्कारी और सीधा साधा है जैसे कोई बहुत ही भोली भाली लड़की हो। ये चेन उसे अपनी फटी हुई आंखों से घूर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की नाटक कर रही है या सच बोल रही है। इसके बाद ये चेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और उस पर उंगली उठाते हुए चिल्लाता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? वो उसे याद दिलाता है, माना कि मेरी किस्मत अच्छी है और अब मेरे पास हीरो वाली शक्तियां हैं जिससे मुझ पर किसी जहर का असर नहीं होता, लेकिन हम दोनों जानी दुश्मन थे जो एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे। क्या तुम वो सब भूल गई? लेकिन तभी वो लड़की कुछ ऐसा कहती है जिससे ये चेन का दिमाग चकरा जाता है। वो मुखौटे के पीछे से बड़े ही मासूमियत से पूछती है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सुनकर ये चेन के होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से चिल्लाता है, क्या? वो अपनी उंगली से उसके डरावने मुखौटे के सींग पर टन टन करके मारता है। वो हैरानी और गुस्से में उससे पूछता है, हमने युद्ध के मैदान में अपने अपने गुट के लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डाली। हम तब तक लड़े जब तक कि हम में से कोई एक मर न जाए, और तुम कह रही हो कि हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तभी लान डुओडुओ बहुत ही ठंडे और सीधे शब्दों में अपनी मजबूरी बताती है। वो अपना सिर थोड़ा झुका लेती है और कहती है, मैं तो बस ग्रैंड शमन यानी हमारे कबीले के गुरु के आदेशों का पालन कर रही थी। मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मिशन पूरा करो या मर जाओ। यानी उसके लिए ये कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक हुक्म था जिसे न मानने पर उसकी जान चली जाती। ये सुनकर ये चेन एकदम सन्न रह जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि उसका सारा गुस्सा और जोश एकदम ठंडा पड़ गया है और वो गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब इस बात का क्या जवाब दे। अंत में माहौल एकदम अजीब हो जाता है। ये चेन अपना गाल खुजाते हुए बहुत ही उलझन भरी नजरों से उसे और आसपास देखता है। वो हकलाते हुए खुद से ही पूछता है, उफ, आखिर यहां चल क्या रहा है? कि लान डुओडुओ, वो जहरीली लड़की, ये चेन के और करीब आ जाती है। वो बड़े ही प्यार से पूछती है, मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है, तो क्या अब हम अपनी ये ब्लाइंड डेट जारी रख सकते हैं? ये सुनकर ये चेन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो डर के मारे पीछे हटता है और अपने दोनों हाथ हिलाते हुए जोर से मना करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक डेट 2 लोगों के बीच का मामला होता है। तुम्हें देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डेट तो दूर की बात है। उसके पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यानी वो किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। इसके बाद ये चेन वहां से रफू चक्कर होने का फैसला करता है। वो बड़े ही बेफिक्र अंदाज में हाथ हिलाते हुए अलविदा कहता है और चलने लगता है। वो कहता है, चलो बस रस्म पूरी हो गई। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो चलो अपने अपने रास्ते चलते हैं और इस बात को यहीं खत्म करते हैं। हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है और वो लड़की पीछे चुपचाप खड़ी उसे देख रही है।
लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे ये चेन के कदम वहीं जम जाते हैं। वो एकदम से रुक जाता है, जैसे उसे कोई बहुत जरूरी बात याद आ गई हो या कोई खतरा महसूस हुआ हो। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वो खुद से कहता है, रुको, 1 मिनट रुको जरा। तभी हम देखते हैं कि ये चेन, जो अभी जाने के लिए मुड़ा था, रुक जाता है और पीछे मुड़कर उस लड़की से पूछता है, आखिर बात क्या है। उसे भी जिज्ञासा हो रही है कि ये लड़की अब क्या करने वाली है। इसके बाद लान डुओडुओ एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि उनके कबीले के महागुरु यानी ग्रैंड शमन को भविष्य का पता था। वो कहती है, महागुरु ने कहा था कि आप बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, नखरे दिखाएंगे और मना करेंगे। लेकिन असली धमाका तो अब होता है। वो आगे बताती है कि गुरु ने उसे इस स्थिति के लिए एक खास निर्देश दिया था। वो अपने मुखौटे पर हाथ रखती है और कहती है, उन्होंने कहा था कि अगर मैं ये मुखौटा उतार दूं तो आप अपना मन बदल लेंगे। अब ये चेन के दिमाग की बत्ती जलती है। वो मन ही मन सोचता है, अरे तेरी, इसकी बात में दम तो है। माना कि इसकी दहशत से पूरी दुनिया कांपती थी, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो आज तक किसी ने भी इसका असली चेहरा नहीं देखा है। तभी हम देखते हैं कि लान डुओडुओ अपने नाजुक हाथों से उस भयानक हरे मुखौटे को पकड़ती है और उसे उतारने के लिए तैयार हो जाती है। अगले ही पल सस्पेंस अपनी हदें पार कर देता है। वो धीरे धीरे, बहुत ही नजाकत से अपना मुखौटा ऊपर उठाती है। ये चेन की सांसें हलक में अटक जाती हैं और वो गटक करके थूक निकलता है। उसकी नजरें उस पर से हट ही नहीं रही हैं। और फिर जैसे ही वो मुखौटा पूरी तरह हटता है और वो अपना चेहरा दिखाती है, ये चेन को मानो 440 वोल्ट का झटका लगता है। उसका चेहरा एकदम से लाल हो जाता है और उसकी आंखें हैरानी से बाहर आने को हो जाती हैं। वो बस उसे देखता ही रह जाता है। अंत में धमाका होता है। ये चेन उस खूबसूरती को देखकर इतना बौखला जाता है कि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। उसका पूरा चेहरा शर्म और खुशी से टमाटर जैसा लाल हो चुका है और वो पागलों की तरह चिल्लाता है, अरे बाप रे, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि बाहर खड़ी इमारतें भी हिलने लगती हैं। देखते हैं कि लान डुओडुओ, जो अब बेहद प्यारी और मासूम लग रही है, बड़े ही भोलेपन से उससे पूछती है, क्या आपने अपना मन बदल दिया। फिर वो सीधा मुद्दे पर आती है और उम्मीद भरी नजरों से पूछती है, क्या अब हम शादी कर सकते हैं। लेकिन ये चेन का जवाब सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वो हाँ कहने के बजाय अपना सिर इतनी तेजी से ना में हिलाता है कि उसका चेहरा ही धुंधला हो जाता है, जैसे कोई पंखा चल रहा हो। इसके बाद वो घबराकर जोर से चिल्लाता है, नहीं नहीं, ये तो बस एक अनजान मुलाकात थी ना। बात सीधा शादी तक कैसे पहुंच गई। वो शादी से बचने के लिए एक बड़ा ही आदर्शवादी बहाना बनाता है और कहता है, शादी के लिए 2 लोगों के बीच सच्चा प्यार होना जरूरी है। हम देखते हैं कि लान डुओडुओ बड़े ही मासूम और दृढ़ अंदाज में अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। वो ये चेन की आंखों में देखकर पूरे विश्वास के साथ कहती है, जब तक हम शादी कर सकते हैं मैं तुमसे प्यार करूंगी। यानी उसके लिए प्यार कोई एहसास नहीं, बल्कि बस एक शर्त है, शादी करो, प्यार अपने आप शुरू हो जाएगा। यह लॉजिक सुनकर ये चेन का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। वो अपना सिर पकड़ लेता है और हताशा में जोर से चिल्लाता है, आह। उसकी सारी चालाकियां इस सीधी साधी लड़की के सामने फेल हो रही हैं। इसके बाद ये चेन उसे समझाने के लिए उसके कंधों को पकड़ लेता है और उसे झकझोरते हुए पूछता है, क्या तुम्हें पता भी है कि प्यार क्या होता है। क्या तुम जानती हो। उसे लगता है कि अब ये लड़की फंस जाएगी और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन लान डुओडुओ बड़े ही भोलेपन से अपना सिर ना में हिलाती है। वो साफ कह देती है, मुझे नहीं पता। फिर वो बड़े ही प्यारे ढंग से एक ऑफर देती है, आप मुझे बताइए कि आपसे कैसे प्यार करना है, मैं सीख लूंगी। मैं चीजें बहुत जल्दी सीखती हूं। और फिर वो अपनी बुद्धिमानी का सबूत देते हुए अपनी पढ़ाई की तारीफ करने लगती है। वो कहती है, जब मैं सिर्फ दूसरी कक्षा में थी तब मैंने मिडिल स्कूल के 3रे साल तक का सारा सिलेबस खत्म कर लिया था और हर विषय में पूरे नंबर लाए थे। इसीलिए तो मैं संत बन पाई। मतलब दोस्तों, यह लड़की प्यार को भी स्कूल की पढ़ाई की तरह रटने और सीखने को तैयार है। अब ये चेन इसे कैसे मना करेगा।